इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पिछली सीरीज में पढ़ रहे थे, तो जिन चीज़ों को हमने कवर अप किया था, अब वहाँ से आगे के लिए कुछ चीज़ों को देखेंगे जो लेखपाल भर्ती एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन में लेखपाल भर्ती में आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, कि उच्चतम पोषण स्तर का स्थान क्या है। तो ये पूरी तरह से ऑमनीवोरस होता है, यानी सर्वाहारी होता है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि उच्चतम पोषण का स्तर क्या है। उच्चतम पोषण का स्तर मतलब जिसमें सारी चीज़ें आपको फूड में प्रोवाइड हो सकें, तो उसके लिए सर्वाहारी यानी मांसाहारी भी और साथ में शाकाहारी दोनों का मिक्सचर जो रूप होता है वो ऑमनीवोरस कहलाता है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को कैटेगरी को रखा गया है। पारिस्थितिक तंत्र एक जीवीय घटक नहीं है, संघटक नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय अजैविक की बात करते हैं जहाँ पर, तो अजैविक में आता है वायु, इसलिए ये जीवीय घटक का हिस्सा नहीं है। तो वो उत्तर होगा इसके लिए वायु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा सबसे पहले किससे प्राप्त होती है। तो सिंपल सा उत्तर है उसके लिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें प्राथमिक जो निकाय है, यानी पहला जो कैटेगरी है, सेक्शन है, उसमें हमें ऊर्जा सूर्य से सीधे तौर पर प्राप्त होती है उसके प्रकाश के द्वारा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो कवक होते हैं, इसके अलावा जीवाणु होते हैं। इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ें हमेशा खाद्य श्रृंखलाओं में जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या फिर सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिन्हें पुनः चक्रीकरण हो सके। तो वो चीज़ें होती हैं पोषक तत्वों का एग्जैक्टली क्या है। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय यानी कि चीज़ों को खराब करते हैं या फिर सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, यानी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो करते हैं वो पोषक तत्वों का किया जाता है। फिर इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्जीव कार्बनिक तत्वों में को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी अपघटक जिन्हें कहा जाता है वो तोड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, तो वह भी अपघटक है, यानी कि ये यहाँ पर भी डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं। एंड सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं। तो किसमें, ये सभी के सभी डिकम्पोजर्स हैं, यानी किसी चीज़ को डिकम्पोज करके वापस से उसको रिसाइकिल प्रोसेस में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन घटकों में प्रयोग होती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है तो प्राथमिक उपभोक्ता चींटी तथा हिरन, इन दोनों को प्राथमिक उपभोक्ता के कैटेगरी में रखा गया है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहे जाते हैं। तो उन्हें हम लोग फूड के नाम से जानते हैं, या फूड कहते हैं, खाद्य कहते हैं। ऑक्सीकरण के पश्चात हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है किस प्रकार से, तो यह एक दिशीय होता है, यानी एक तरह से कि यूनि यूनि डायरेक्शनल होता है यानी एक ही दिशा में होने वाला। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले जो घटक हैं वो हैं घास, बकरी तथा मानव। यह तीनों ही मिलकर आहार श्रृंखला के घटक को पूर्ण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह क्या कहलाता है। तो वह बेसिकली तालाब कहलाता है। उलट जाता है मतलब अगर हम लोग किसी पिरामिड को इस तरह से देखते हैं या इस तरह से देखते हैं, तो जो ये पिरामिड हम देखते हैं ये उलट जाता है, यानी इस रूप में आ जाता है, वो तालाब वाले क्षेत्र में ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्र को निरूपण करने के, या निरूपण जिसका एक डिस्क्रिप्शन होता है यानी डिस्प्ले होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो जीव भार का पिरामिड होता है ये। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जीव भार के पिरामिड में ही इसका रेखा चित्र का निरूपण किया जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है किस प्रकार से, तो वो सीधा होता है। ये पर्यावरण के आप डिटेल्ड क्वेश्चन जब कभी पढ़ेंगे तो उन चीज़ों में आपको ये और भी देखने को मिलेंगी। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं जिससे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर हो जाएं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, तो वो सांप में होगा।
जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो जैविक आवर्धन, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। इन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं? तो बेसिकली शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उन्हीं को इसमें रखा जाता है। अपघटक की बात करें तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन से आते हैं? तो चींटी दोनों ही हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं और इसके अलावा प्राथमिक उपभोक्ता भी हैं। अब बात करते हैं वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों यानी उत्पाद जो होते हैं हरे पौधे जैसे उनसे प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही स्तर पर देखा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन के देखते हैं कि पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, कौन सा ऐसा पौधा या पेड़ है जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टिस इस चीज़ में आता है। डीडीटी जैसे प्रदूषक किन के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो इनको नॉन टॉक्सिक जो टेबल होता है बायोडिग्रेडेबल यानी अनिम्नीयकरण, इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो है मानव इसमें प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के तौर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट, शाक सब्जियों का सेवन करने तथा मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है जबकि मांसभक्षी होने के कारण किस श्रेणी में आएगा? तो मांसभक्षी होने के कारण वह द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर भी काउंट किया जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपपाद जो होते हैं उत्पाद वे क्या कहलाते हैं? तो फाइटो प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो उसमें जैविक घटकों के उत्पादक घटक कौन से हैं? तो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा समझा जा सकता है और इसे कहा जाता है। प्राथमिक यानी कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप यानी जो हरे घास हैं उन चीज़ों को इसमें रखा जाता है। पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से क्या प्रकार कार्य करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। लैंटिस आवास का उदाहरण क्या है? तो यह तालाब एवं दलदल है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है उसे यूकेलिप्टिस के नाम से जाना जाता है। यूकेलिप्टिस जो है पर्यावरण का शत्रु है। एंड स्थिर जल के आवास के लैंटिस आवास के अंतर्गत क्या आते हैं? इसके उदाहरण क्या है? तो आर्द्र भूमि, तालाब, झील एवं जलाशय। बहते जल की बात करें तो आवास लैक्टिक आवास कहलाते हैं, जैसे कि नदी हो गया, इसको लैक्टिक आवास कहा जाता है यानी लॉटिक आवास कहा जाएगा ये। और दो भिन्न समुदायों के बीच में संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटीन होता है। एंड सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वह महासागर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? तो वो समुद्र होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले घास, दूसरे नंबर पे टिड्डा, फिर मेढक और फिर सर्प। अब ये निर्भर होता है उत्पादक। टिड्डा होता है प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक होता है द्वितीयक और सर्प होता है तृतीयक, यानी कि ये इसको खा लेता है और ये इसको इस तरह से, तो तृतीयक स्तर पर ये पहुँचता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जब जल चक्र को ओडम यानी ओडम में सम्मिलित किया जाता है तो ये गैसीय चक्र में आ जाता है। और पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध क्या नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का संबंध इससे नहीं है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जिस आंदोलन का नारा है वह है चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से इसको चलाया गया था। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप ज़रूर प्रिपेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।